जल्दी से घर चलती हूँ, माँ जी को खाना भी बनाना है। अरे बहुरिया, तुम्हारे जुगाड़ से मेरा घुटने, पीठ बल्कि सारे शरीर का दर्द ठीक हो चुका है। हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक बोला। बहू, तेरे जुगाड़ से तो बहुत सारे गांव वालों का भला हुआ है। तू तो 100 जुगाड़ करने वाली बहू है हमारी, 100 जुगाड़ करने वाली। हाँ बहन, तुम्हारे कारण मेरे पति की अब बहुत अच्छी खेती हो रही है। सच में तुम्हारे जुगाड़ की तो जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा हम सबकी मदद करने का। अरे आप सब लोग तो खामखा मुझे चने की झाड़ पर चढ़ा रही हैं। इतना बड़ा भी मैंने कोई तीर नहीं मार दिया है जो आप ऐसे मुझे शुक्रिया अदा कर रही हैं एक एक बात के लिए। बहू, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे जुगाड़ ने काफी लोगों का फायदा किया है और तुम इतने अच्छे दिल की हो कि क्या बताऊं। हाँ हाँ, अब तो आप ऐसा कहेंगे ही। आखिर गांव वालों की खुशियों का राज क्या था? क्यों वो रश्मि से इतना खुश है और उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे? ऐसा भी क्या जुगाड़ कर दिया था जो गांव वाले बहू को 100 जुगाड़ करने वाली कह रहे थे? पूरी बात क्या है, आइए जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जब पालमपुर के वासी बड़े दुखी रहा करते थे। रश्मि अपने पति अर्नव और सास सुमित्रा के साथ रहती है। वो रात का खाना आंगन में चूल्हे पर बना रही थी, लेकिन हवा है कि उसकी आंच को बार बार बुझाई जा रही थी। अरे मैं तो बड़ी परेशान हूँ। जब तक ये जलेगी नहीं, मैं रोटी पकाना कैसे शुरू करूंगी? खाने का टाइम भी होता जा रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, कल ये तेल का टिन लेकर आए थे, क्यों ना मैं उसी का इस्तेमाल कर लूं। रश्मि इतना कहती है कि टीन को उठाकर उसकी किनारी में छेनी रखकर हथौड़ा मारती है। ऐसा करते करते टीन खुल जाती है, जिससे वो अपने चूल्हे के तीनों तरफ लगा देती है, जिससे अब उसके चूल्हे की आंच बार बार बिल्कुल भी नहीं बुझ रही थी और वो आराम से खाना पकाकर गर्मा गर्म अपने परिवार को खिलाती है। वाह रश्मि, आज तो तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन लेट कैसे हो गई रोटी पकाने में? तुम तो 5 मिनट में ही सबके लिए रोटी बना देती हो। अरे हाँ बहू, और तो कुछ ठोका ठाकी भी तो कर रही थी। अरे माँ जी, ठोका ठाकी नहीं, आसानी से जल्दी से खाना बनाने का जुगाड़ कर रही थी। बार बार हवा चलने से चूल्हा बुझ रहा था, तभी मैंने टीन खोलकर वहां लगा दी। अच्छा, वैसे तुम कभी भी जुगाड़ करने से थकती नहीं हो, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हो। कल भी तो तुमने मेरी शर्ट का बटन टूटने पर स्टेपलर मार के जुगाड़ कर दिया था। क्या सच में? फिर तो बहू तू स्टेपलर से उस कोकिला की जुबान को भी बंद कर सकती है ना। बड़ा चटर पटर बोलती रहती है। तेरी बहू तो बहुत जुगाड़ू है। तुम लोग हो ही इतने गरीब कि बेचारी को जुगाड़ करना पड़ता है। जाने दीजिए माँ जी, जल्दी है हमसे आपकी कोकिला। अगले दिन सुबह सुबह घर पर कोई पड़ोसी आ जाता है। अरे सुमित्रा काकी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे बहू, बिठाओ। हे भगवान, यहाँ पर तो मेज कुर्सी है ही नहीं। मुझे कुछ करना होगा। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, बस मैं अभी बिठाती हूँ। रश्मि फौरन भरी हुई कैन को खिसकाती है और एक दुपट्टे से उसे कवर कर एक खाली कपड़े में पुराने कपड़े रखकर छोटी सी गद्दी तैयार कर कैन पर रखती है और पुरानी साड़ी की लेस निकालकर उस पर लगा देती है, जिससे बैठने का जुगाड़ तैयार हो जाता है। बहू उसे ले जाकर कहती है, सुनिए, आप इस पर बैठ जाइए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तुम ये कहाँ से लेकर आई हो? जी, मैं ये कहीं से लेकर नहीं आई हूँ, अभी अभी बस जुगाड़ से बनाया है। अच्छा, तुम तो बड़ी जुगाड़ू निकली। अच्छा है। फिर बहू उसे शरबत वगैरह पिला देती है। माया कुछ देर बैठने के बाद चली जाती है। सास इसके इस जुगाड़ से बेहद खुश होती है। कुछ देर बाद घर के सामने अखिल परेशान होता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से मेरा इस कंपनी में नाम आया है। अगर मैंने अपना इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं पैसे कमाकर माँ को खुश कैसे रखूंगा? मेरी ये शर्ट प्रेस कैसे होगी? यहाँ तो कोई भी प्रेस वाला भी नहीं है। अरे जब तुम्हारे घर के सामने तुम्हारी जुगाड़ू भाभी है तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम अभी रुको, मैं तुम्हारी शर्ट को अभी प्रेस कर देती हूँ। अरे हाँ, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन आप क्या जुगाड़ लगाएंगी? देखते जाओ। रश्मि पर एक मोटे लोहे का छोटा सा डिब्बा था, जिसके बाहर के हिस्से पर वो दरवाजे का हैंडल लगाकर पेच से उसमें लगा देती है और पुराने कपड़े से उसे बांध देती है। फिर चूल्हे का कोयला उसमें रख गरम करती है। फिर लकड़ी के तख्त पर अखिल की शर्ट प्रेस करके उसे दे देती है। वाह भाभी, आप तो ग्रेट हो। अब मैं इंटरव्यू में जरूर पास होऊंगा। आपने बहुत बढ़िया तरीके से मेरी शर्ट को प्रेस किया है। शुक्रिया। मैं सोच रही हूँ ये प्रेस का काम कर लूँ। वैसे भी घर का खर्चा निकल नहीं पाता, सबसे 2 या 5 रुपए लेकर अपना खर्चा निकाल लूंगी। दीदी, आपने उसके कपड़े को प्रेस किया, आप मेरे भी कपड़े प्रेस कर दिया करेंगी ताकि मैं कॉलेज अच्छे से बनकर जा सकूं। हाँ बिल्कुल, बस इसके 2 रुपए देना। ठीक है दीदी।
जब से रश्मि जुगाड़ू प्रेस में से कमाना शुरू कर देती है, एक दिन 8 महीने की गर्भवती औरत और बूढ़ी सास के घर में पानी नहीं था। वो दूर नदी से पानी भरकर ला रही होती है। ये देख रश्मि को बुरा लगता है और वो नदी के पास से एक छोटी नहर उस बुढ़िया के घर के बाहर तक बना देती है और उस गड्ढे को बहुत ज्यादा खोद देती है, जिससे नहर के सहारे तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता है। मुझे बहुत टाइम लगा है दादी, लेकिन अब आपको दूर नदी के पास से पानी उठाकर नहीं लाना पड़ेगा। आपका काम ऐसे ही हो जाएगा और गांव वाले इस तालाब का उपयोग आप सभी कर सकते हैं। वाह बेटी, तू तो बहुत ज्यादा समझदार है। तेरा नाम तो 100 जुगाड़ करने वाली होना चाहिए, क्योंकि तू बहुत सारे जुगाड़ करती रहती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। अब से बहू तेरा नाम 100 जुगाड़ करने वाली बहू है। इतना प्यारा नाम देने के लिए आप सबका शुक्रिया। ये कहकर बहू अपने घर में चली जाती है। तभी सास उसे चौखट पर बिठाकर सब्जी बीनने के लिए कहती है। तभी एक लड़का केला खाकर वहीं फेंक रहा होता है और उसका दोस्त संतरा खाकर फेंक रहा होता है। बिट्टू, तू भी केला खाएगा? नहीं, मैं तो संतरा ही खाऊंगा। आँख में मारू तेरी? नहीं यार, इससे मेरी आंखों में मिर्ची लग जाती है। अरे बच्चों, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो, इन छिलकों पर जिसका भी पैर पड़ेगा उसे बहुत चोट लग सकती है। तुम्हें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। रुको, मैं जुगाड़ करती हूँ। रश्मि घर के बगल की खाली जमीन में 2 गड्ढे कर देती है। देखो, अब से तुम यहाँ पर कोई भी गीला कूड़ा और खाने की बेकार चीज डालना जो खानी नहीं है। इससे कोई गिरेगा भी नहीं और नई खाद भी बन जाएगी जो हमारे किसानों के काम आएगी। अरे हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक बोला। अब मैं चाय की पत्ती भी यहीं पर फेंक दूंगी और मेरे पति को बाहर से खाद भी नहीं लानी पड़ेगी। रश्मि, तुम खुद खाद बनाकर बेचो ना यहाँ। कितना अच्छा जुगाड़ लगाया है तुमने। नहीं, मैं किसी से पैसे नहीं लूंगी। अगर हम सभी लोग कचरा डालेंगे तो खाद पर भी सभी किसानों का हक हुआ ना। मानना पड़ेगा तुम्हें। वो तो है उषा बहू। फिर गांव के आसपास के सभी लोग अपना गीला कचरा इस गड्ढे में डाल दिया करते थे, जिससे कुछ दिनों में अच्छी खाद बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि बाजार सब्जी लेने जाती है तो कुछ सब्जी वाले आधी सही आधी खराब सब्जी को ऐसे ही डाल देते हैं, जिसे गाय भी नहीं खा रही थी। तो रश्मि धनिया या हरी सब्जियों की जड़ों को अपने घर के बगल में लगा देती है और जिन सब्जियों में बीज होते हैं उन्हें भी जमीन में दबा देती है। पानी डालने पर कुछ ही दिनों में उसमें सब्जी निकलने लगती है। वाह बहू, मुझे तो तेरा ये जुगाड़ भी पसंद आ गया है। अब तो हमें बाजार से 2-3 तरह की सब्जी लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। धनिया मिर्ची हमें यहीं से ही मिल जाएगा और शिमला मिर्च की सब्जी मैं बना लिया करूंगी आलू के साथ। चल आज यही बनाते हैं। ठीक है माँ जी। फिर सास आलू शिमला मिर्च की सब्जी भर कर बनाती है, जिसकी खुशबू बाकी घरों में भी जाती है और लतेश आकर कहता है, अरे वाह, आपके घर में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा क्या बना दिया? अरे रश्मि, तुमने जुगाड़ से शिमला मिर्च उगाई है क्या? मैंने बाहर देखा। आपने बिल्कुल ठीक समझा भाई साहब। आइए आप भी खा लीजिए। ठीक है। लतेश खाना खाकर रश्मि की बहुत तारीफ करता है। ऐसे ही बहू कभी किसी बुढ़िया के लिए जुगाड़ से बैसाखी बना देती तो अपनी बनाई खाद से किसानों की मदद कर देती। लगभग कहूं तो रश्मि के 100 जुगाड़ों के पैंतरे से गांव वाले काफी ज्यादा खुश रहते हैं। हर किसी की मदद वो बिना सोचे समझे कर दिया करती थी। एक दिन बूढ़े बाबा बहुत परेशान होते हैं। अरे बाप रे बाप, मेरा घुटना, पीठ, कमर सब दर्द है। एक तो मौसम भी बदलने लगा है, इतनी ठंड लगती है, तख्त पर सोया नहीं जाता। धीरे धीरे हरीलाल अपने कदम बढ़ाता है। गिरने ही वाला होता है कि रश्मि बचा लेती है। मैंने आपकी बात सुन ली। आप गद्दे पर नहीं सोते क्या? नहीं बेटा, इतनी गरीबी में पैसे कहाँ से आएंगे, तभी तो दर्द हो रहा है शरीर में। आइडिया, मेरे पास इसका भी एक जुगाड़ है। मैं जब जंगल से बैसाखी बनाने के लिए लकड़ी लेने गई थी तो मैंने कपास की कई सारी रुइयों को जमीन पर पड़ा देखा था। अब उससे मैं आपके लिए गद्दा और रजाई बनाऊंगी। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मैंने। रश्मि उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बिठा देती है और घर से कपड़ा लेकर जंगल में चली जाती है और जितनी भी कपास की कलियां होती हैं उन्हें उसमें बांधकर 2-3 चक्कर में ले आती है और करीब 18 घंटे लगाकर वो उन बूढ़े बाबा के लिए गद्दा तैयार करके उन्हें सौंप देती है। अब आप इस पर सोना बाबा, ना आपको ठंड लगेगी ना आपका शरीर दुखेगा। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं इस पर जरूर सोऊंगा।
इसके बाद वो बूढ़े बाबा रश्मि के बनाए गद्दे का उपयोग करते हैं। रश्मि सर्दी से लोगों को बचाने के लिए उनके लिए रुई से गद्दे रजाई बना रही होती है, तो गांव की औरतें उसकी मदद करती हैं। जो जुगाड़ से बनाने के बाद वो खुद भी इस्तेमाल करती है और लोगों को भी देती है। बस दीक्षा, तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम बहुत ही घटिया औरत हो जिसे बस खुद से मतलब है। ये कोई नौकरानी नहीं है। तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो भी सबके सामने। भैया आप शांत हो जाइए, इतने लोग आए हैं, आप बाद में बात कर लेना। जब मेरी बहनों की बेइज्जती सबके सामने हुई है तो बात पीठ पीछे क्यों? बहन? ये तुम्हारी नंद है दीक्षा? मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। दीक्षा एक काफी बड़े घर में अपने पति रोहित के साथ रहती है। दीक्षा पेट से होती है। दीक्षा से मिलने उसकी माँ भारती आती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। दीक्षा, बेबी शावर कब है? तुझे पता है ना, तेरा 7वां महीना चल रहा है और 7वें महीने में भी बेबी शावर होता है। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? सारी तैयारी हो गई है, अगले हफ्ते में बेबी शावर होगा। काफी लोगों को बुलाया है मैंने। और तेरी नंद? माँ, उन्हें बुलाकर अपना और बाकी सबका मूड थोड़ी खराब करना है। अरे बेटा, तू कब समझेगी? तेरी 3 नंद हैं, तू बस उन्हें बुला ले और ये कह देना कि तुम तीनों को संभालना है बेबी शावर की सारी जिम्मेदारी। तब तू भी टेंशन फ्री रहेगी ना। वो संभालती रहे सब कुछ, तू बस एंजॉय करना। अरे हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अपनी तीनों नंद को बुला लेती हूँ। अरे जब मुफ्त में नौकरानी मिल रही है तो क्यों पैसे देकर मुझे किसी को बुलाने की जरूरत है? दीक्षा अपनी माँ के नक्शे कदम पर ही चल रही थी। उसी शाम दीक्षा अपनी तीनों नंद को घर बुला लेती है। दीक्षा की तीनों नंद पारुल, मेघा और छाया अपनी भाभी को देखकर काफी खुश हो रही थी। भाभी, आपको कितने दिनों बाद देखा। आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अब तो छोटा सा मेहमान भी आने वाला है। अच्छा हुआ तुम तीनों आ गई, अब मेरी टेंशन खत्म। 1 हफ्ते बाद बेबी शावर है और तुम तीनों ही सब कुछ संभाल लो। भाभी, वैसे तो काम करने के लिए आपने सबको बुलाया ही होगा, हम देख लेंगे बाकी सब। वो काम ठीक से कर रहे हैं यानी, आप चिंता मत करो, अब आपकी नंद आ गई हैं। नहीं नहीं, मैंने किसी को काम के लिए नहीं बुलाया। जब बच्चे की 3 बुआ हैं तो किसी को बुलाने की क्या जरूरत है। अब तुम तीनों तो अपनी हो, तुम भरोसे वाली हो। बाहर के लोग आएंगे, अब उन पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ मैं। इसलिए खाने से लेकर मेहमानों का देख रेख, घर की सजावट सब तुम्हें ही करनी है। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं भाभी, ये कैसी बात कर रही हो आप? अपना मानती हो तभी तो आपने हम पर भरोसा किया। आप चिंता मत करो, हम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। दीक्षा सारा काम अपनी तीनों नंद पर सौंप देती है। दीक्षा की तीनों नंद भी अब बेबी शावर की तैयारी करने लगती हैं। बेबी शावर से 1 दिन पहले मेघा काफी सारा भारी सामान लेकर घर आती है। चलो, भाभी ने जो सामान की लिस्ट दी थी, सारा सामान तो आ गया। मेरी कमर दुख रही है बहुत, अब जरा मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मेघा कमरे में जा रही होती है कि तभी दीक्षा उसे टोक देती है। मेघा, ये क्या है? मुझे तो लगा था कि तुम तीनों सब संभाल लोगी, लेकिन ये क्या? तुम तो लगता है यहाँ आराम करने आई हो। भाभी, मैं अभी सारा सामान लेकर आई हूँ। काफी भारी सामान था तो मेरी कमर में दर्द होने लगा, इसलिए बस आराम कर रही हूँ। अरे यहाँ बुआ बनने के दिन आ गए और तुम आराम की सोच रही हो? कल बेबी शावर है और तुम्हें अपने आराम की पड़ी है। ये लो लिस्ट और ये सामान भी ले आओ। दूर वाली मार्केट में सामान मिलेगा, ये तो देख लेना तुम। दीक्षा अपनी नंद को जरा सा भी आराम नहीं करने देती और खुद अपने कमरे में बैठकर काजू बादाम खा रही होती है। माँ ने सच ही कहा था। अरे जब ये तीनों हैं तो मुझे क्यों कुछ करना। अरे पारुल, जरा मेरे पैर दबा दो और हाँ, मेरे लिए सूजी का चीला भी बना लाना। दीक्षा, तुम ये सब गलत कर रही हो। वो तीनों मेरी बहन है, तुम्हारी नंद है। तुम उनके साथ जैसा बर्ताव कर रही हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो अपनी आंखों को बंद कर लो, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वही होगा। तुम्हारे बोलने या ना बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा। दीक्षा के लिए वाकई में काफी मजे हो जाते हैं और अगले दिन तीनों नंद रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती हैं। तुम तीनों को कुछ आता है या नहीं? अरे तुम तीनों ही खाना बनाने लग जाओगी तो बाकी सब कौन करेगा? भाभी, बाकी सब तो हो गया। काम चोरी करना तो कोई तुमसे सीखे। अरे जाओ, मेहमान आने लगे हैं, जाओ कोई उन्हें पानी कोल्ड ड्रिंक दो। पारुल और छाया दोनों अब बाहर मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक देने लगती हैं। तभी एक बच्चे ने फ्लोर पर ही पॉटी कर दी। छी छी छी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। चीची ही तो है, ये लड़की साफ कर देगी। सुनो, ये साफ कर दो। पर मैं कैसे? अरे तुम नहीं करोगी तो ये मेरे इतने अमीर मेहमान करेंगे क्या? तुम ही करो, और थोड़ा जल्दी साफ होना चाहिए। बेबी शावर की पार्टी चल रही है, अच्छा नहीं लगता। दीक्षा मेहमान के आगे भी बस अपनी तीनों नंद को नीचा ही दिखा रही होती है।
सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और तीनों नंद बस काम कर रही होती हैं। दीक्षा की माँ तभी जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक का गिलास गिरा देती है। ओहो, ये कोल्ड ड्रिंक का ग्लास तो गिर गया। पारुल, इसे साफ कर दो जरा। जी, अभी कर देती हूँ। पारुल गिलास साफ करने लग जाती है, तभी पारुल के हाथ में कांच लग जाता है। आह, पारुल को दर्द में देखकर रोहित कदम बढ़ाता ही है कि तभी दीक्षा उसे अपनी ओर खींच लेती है। गलती से भी सोचना मत अपनी बहन को सहारा देने की। उन्हें जिस काम के लिए यहाँ बुलाया है वो काम कर रही हैं तीनों। तुम ज्यादा हमदर्द मत बनो। तुम क्या पागल हो? वो मेरी बहन है, मैं उसे दर्द में कैसे देख सकता हूँ? तुम अगर अपनी बहन के पास गए ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। याद है ना वो नौकरी किसकी वजह से मिली है? तो अब सोच लो क्या करना है। चाहकर भी रोहित अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ गाने चल रहे होते हैं, रसोई में मेघा खाना बना रही होती है, पारुल और छाया भी वहीं होते हैं। तभी मेघा के हाथ पे गर्म पानी गिर जाता है। आह, उई माँ। मेघा, तुम ठीक हो? तुम ध्यान से काम क्यों नहीं कर रही थी? देखो कितना जल गया अब। रुको, मैं अभी बाहर से दवाई लेकर आती हूँ, वरना छाला पड़ जाएगा। छाया बाहर दवाई लेने जाती है, तभी दीक्षा उसे अपने पास बुला लेती है। यहाँ इतने सारे मेहमान हैं और तुम तीनों ही रसोई में हो। काम नहीं दिख रहा है क्या? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, वो मेघा। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए खाना लाओ। ठीक है भाभी। छाया अपनी भाभी के लिए एक प्लेट में खाना परोसकर खाना लेकर जा रही होती है। तभी दीक्षा की सहेली सेजल के ऊपर वो खाना गिर जाता है। ओह शिट, मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर तुमने खाना गिरा दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर खाना नहीं गिराया। मैं तो बस खाना लेकर जा रही थी, लेकिन आप बीच में आ गई। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं देखकर नहीं चल रही थी? अब आज के बाद कभी किसी को कुछ बोलने लायक नहीं बचोगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया है कुछ। छाया, तुम बस करो। एक तो तुमसे गलती हुई है और अब तुम अपनी गलती मानने के बजाय रोकर दिखा रही हो। देखकर तुम नहीं चली। इतना सब देखकर अब रोहित खुद को नहीं रोक पाता और वहां आकर गुस्से में कहता है, बस दीक्षा बस, तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम बहुत ही घटिया औरत हो जिसे बस खुद से मतलब है। ये कोई नौकरानी नहीं है। तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो भी सबके सामने? भैया आप शांत हो जाइए, इतने लोग आए हैं, आप बाद में बात कर लेना। जब मेरी बहनों की बेइज्जती सबके सामने हुई है तो बात पीठ पीछे क्यों? बहन? ये तुम्हारी नंद है दीक्षा? हाँ, और दीक्षा सच में तुमने मेरी बहन को नौकरानी बना दिया। तुम्हारी बेबी शावर था, इसलिए ये तीनों चुपचाप बस सब कुछ सह रही थी। तुम और तुम्हारी माँ सबके आगे इन्हें इतना जलील कर रही थी। तुम्हारे लिए वो बहुत नहीं था? जब तुम्हारी सहेली भी वही कर रही थी तो तुमने उसे रोकने की बजाय उसका साथ दिया। रोहित, अब तो चुप कर जाओ। तुम्हें अपने अलावा किसी दूसरे की आवाज सुनना पसंद नहीं है, ये मुझे पता है। और अब तक तुम मुझे उस नौकरी की धमकी देती रही ना, तो अब तुम्हारी नौकरी तुम्हें मुबारक। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई एहसान। मैं अब अपनी बहनों की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम क्या बोल रहे हो? अपनी बहन के लिए तुम काफी हद पार कर रहे हो। तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मुझे पछताना मंजूर है, लेकिन अब आपकी बेटी से कोई रिश्ता मंजूर नहीं है। रोहित इतना बोलकर अपनी बहनों को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन दीक्षा उनके सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने बहुत गलतियां की है, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब बहुत देर हो गई है। नहीं भैया, ऐसे नहीं कहते। भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत है। आप सब ठीक करो। अरे हम बुआ बनने वाली हैं। तीनों बहनों के समझाने के बाद रोहित दीक्षा को माफ कर देता है, जिसके बाद दीक्षा अपनी नंद और पति के साथ अच्छे से बेबी शावर करती है।